Hi everyone. In this video we will analyze 2023 prelims paper. This is the first part of the video. What we will analyze in 2023 prelims paper is कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, from where questions are coming, how PYQ can be utilized, why PYQ are still most important, current affairs के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, and what should be your approach while solving a question, है ना, कौन से छोड़ने हैं कौन से करने हैं, है ना, व्हाट यू शुड लीव, कैसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको नहीं पढ़ना, वो श्योरली आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो श्योर शॉर्ट जहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आना है उनको कैसे छोड़ना है, एवरीथिंग वी विल एनालाइज एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल आंसर्स ऑफ दिस ईयर प्रीलिम्स की रिलीज्ड बाय यूपीएससी। सो पहले पार्ट में सेट ए का ये क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोलता है झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, है ना। तीसरा स्टेटमेंट है मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। ये तीन स्टेटमेंट, चलो ठीक है। अब झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो दिस हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक, दैट इज व्हाई you all must know this statement. NCERT is still very very important. हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं और NCERT भूल जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो हमें पता होनी चाहिए कि ये तो सही है, सही है ही है ना, क्योंकि NCERT में रिवाइज करना है। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल। सेकेंड इज कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब ये डायरेक्टली वर्ड जो है ना, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ऐसे ऐसे वर्ड्स पे आपका सस्पिशन आना चाहिए कि हाँ this may be correct, this may not be correct, and if I am able to solve only 30-35 क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट जिसको मैं नेगेटिव मान सकता हूँ, है ना। अनलेस मुझे पता है तो इसके चांसेस हैं 50% कि ये नेगेटिव होगा, तो एक मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, है ना। अब ये मिएंडर से लेक बनना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अनलेस यू नो तो ठीक है, अगर नहीं पता है एंड वी हैव टू टेक रिस्क इन 15-20 क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क। इसके बिना प्रीलिम्स को क्लियर करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कॉमन सेंस यूज करके हमें ब्लंट तुक्के नहीं मारने हैं। अब इसमें देखिए दोनों चीज़ें लग रही, एक आपका बेसिक नॉलेज होना कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो पहला स्टेटमेंट आपको पता होगा, फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, ओनली वन इज दी आंसर, ए दिया हुआ है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को वी हैव टू अप्रोच। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। पहला लिखा हुआ है कामराज पोर्ट है, वेल नोन एज फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज कंपनी, नहीं पता हमें। सेकंड है मुंद्रा पोर्ट है, लार्जली प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, नहीं पता होगा, ठीक है। थर्ड विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, गलत है ये स्टेटमेंट, गलत है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पीवाईक्यू 2017 में भी पोर्ट्स की बात की गई है। दिस फैक्ट हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी। इस वजह से इतना हमें पता होना चाहिए कि नहीं यार, जेएलएन पोर्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वो जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ऑल थ्री पेयर गया, है ना, ऑल थ्री पेयर गया, ठीक है। अब कामराज, जो कामराज पोर्ट है एंड मुंद्रा पोर्ट है, इसमें मुंद्रा पोर्ट का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अडानी से रिलेटेड न्यूज़ें आ रही थी, है ना, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी एंड इट वाज वेरी मच इन न्यूज़, हिंदू एक्सप्रेस हर जगह आ रही थी। तो ये भी थोड़ा आप गैस कर सकते हो, अगर आप न्यूज़पेपर से आप रहे हो तो ठीक है। तो दो ऑप्शन तो आप गैस कर सकते हो ना, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकते हैं। दीज आर क्वेश्चन प्रीलिम्स 2023 डायरेक्टली 30-35 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। वो 30-35 क्वेश्चन से कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, कट ऑफ इज अराउंड 75, ठीक है। तो थोड़ा हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, इस पेपर में 90+ क्वेश्चन नहीं जाना आपको, है ना, उसमें ज़्यादातर का नुकसान हो गया है ना। 70 के आसपास, 65-70 क्वेश्चन पे बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया। तो मुद्रा पोर्ट भी आपको थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो एक गलत है, ओनली 2 पेयर्स इसका आंसर है। मतलब समहाउ, क्योंकि कामराजा पोर्ट पता होना तो इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट समहाउ आप आंसर पे अराइव करने की प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो इस अप्रोच के तहत, है ना। क्योंकि ओनली 1 ओनली 2 जब से आ गया तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं आते, उसमें तो ऐसा होता था कि एक एलिमिनेट किया, 2 एलिमिनेट किया, आंसर आ गया। बट स्टिल अगर आपको 20 क्वेश्चन कैलकुलेटेड रिस्क से करने हैं तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर दी फॉलोइंग ट्रीज। पहला है जैक फ्रूट, है ना, सेकंड है महुआ, थर्ड है टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेस ट्री। देखिए
2011 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर उठाओगे तो टीक पे सवाल आया था ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो थीम्स होते हैं उनको आपको पढ़ना है डिटेल्ड मैनर में, है ना। यही मैं बोलता हूँ लास्ट 10 ईयर्स में जो भी सवाल आए हैं, जो टॉपिक मान लीजिए डेसिडस फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आया है, टीक पे क्वेश्चन आया है, तो वो एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है फॉर दी अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 2021 में टीक पे क्वेश्चन आया था, 2011 और 15 दो बार डेसिडियस फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो ये PYQ से जुड़ा हुआ थीम है और ये फेयरली इजी क्वेश्चन है अगर कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। PYQ को बार बार एनालाइज करना, PYQ के थीम्स को बार बार समझना। हमने अपने क्विक रिवीजन मॉड्यूल में बहुत सारे टॉपिक्स को टालने की कोशिश की है। अगर आप हिस्ट्री के मेडावल वगैरह ये सब मॉडर्न वगैरह के आप देखोगे बुकलेट, या साइंस इन्वायरमेंट जो भी आप देखोगे, मैप अगर देखोगे ज्योग्राफी का, तो वी हैव ट्राई टू इंक्लूड इट। वाई? बिकॉज जो पेपर बना रहे हैं वो भी PYQ देख के ही एक बार बनाएंगे, तो वैसे थीम्स आने की प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई। इसका ओनली टू आंसर एंड दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं कॉमन सेंस वगैरह ये सब नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। अब क्या है, देखिए इंडिया में एरेबल एरिया ज़्यादा है चाइना से, खेती के अनुरूप जो भूमि है वो ज़्यादा है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। फिर कहता है कि जो हमारा इरीगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन है वो भी इंडिया का चाइना की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तीसरा है, एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। ये प्रोडक्टिविटी का मसला तो आपको पता होना चाहिए नहीं कि इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। ये ऐसा सब NCERT वगैरह हर चीज़ों में दिया रहता है, तो ये तो आप हटा ही दो। अब यहाँ क्या हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने दो स्टेटमेंट को सही माना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, लेकिन UPSC ने बोला ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि UPSC काफ़ी ज़्यादा डेविएट किया है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में ये सोर्सेज में लिखा था कि हाँ इरीगेटेड एरिया भी ज़्यादा है ना। कईयों में लिखा था कि हाँ ये एरेबल एरिया भी ज़्यादा है ना। तो UPSC ने कहा नहीं, एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब जो इशू यहाँ पे ये है कि ये एक्सप्लेनेशन जारी करते नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट किसको सही माना किसको गलत माना, ये क्लैरिटी कैसे पता चलेगी, है ना। इंस्टीट्यूट से विल से कि नहीं ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो गलत होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्रोपोर्शन जो इरीगेटेड एरिया का है इंडिया में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक है जो होने के ज़्यादा चांसेस हैं गलत, ठीक है। बाकी तो UPSC नोज बेटर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब ये देखिए ना, भीतरकनिका, मरक्कनम, नपुडा, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ इज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, मार्शलैंड भी सबसे ज़्यादा फेमस है ना। और सी लेवल फॉल होता है एकदम ओशन के किनारे है, लूनी रिवर पे PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मैं मानूंगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो BNC जो है काफ़ी लेसर नोन है ना, काफ़ी लेसर नोन है, और बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है ना। बेस्ट एग्जांपल तो वही होगा ना जो जो बेस्ट एग्जांपल को बहुत फेमस होगा। तो BC तो फेमस ही नहीं है, नापुदा एंड मरक्कनम, ठीक है। भीतरकनिका एंड रन ऑफ कच्छ में बात आ जाएगी, ठीक है। अब भीतरकनिका आप देखोगे तो एक अच्छा खासा वेटलैंड है वो, है ना, अच्छा खासा वेटलैंड है। तो रिपीटेड फॉल वाला तो ये लॉजिक थोड़ा लगता नहीं है। तो लॉजिकली भी यू कैन अराइव, ये एक सोचने का तरीका, एक फ्रेम ऑफ माइंड है, जो आप अगर इस फ्रेम ऑफ माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, है ना। फिर आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, रूटाइल एंड इल्मेनाइट abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following। अब क्या क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, टाइटेनियम है। एक ऑड और आउट आपको दिख रहा है, देखिए ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, है ना। बड़े ऐसे मिनरल्स हैं जो एविडेंटली काफ़ी मिल जाते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसा मिनरल है जो सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट्स में ही एविडेंटली अवेलेबल है ना। एविडेंटली अवेलेबल है का मतलब है कि कुछ ही जगहों पर अधिक मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन तो काफ़ी जगह पे अवेलेबल होते हैं। एंड तो जो ऑड वन आउट हो रहा है वो टाइटेनियम हो रहा है ना, क्योंकि टाइटेनियम इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो कुछ ही क्षेत्र में होता होगा।
ऑड और आउट, दिस इज ऑल्सो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा ये, है ना, ये ट्रिक है, कॉमन सेंस है, जो भी आप बोल लीजिए, मैं कॉमन सेंस ही बोलता हूँ, ट्रिक नहीं होता। दिस इज द अप्रोच विच वन हैज़ टू टेक, जहाँ पे आपको कनेक्टिंग दी डॉट्स करनी है। अब एक क्वेश्चन आया था, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, है ना, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा कंट्री। एक तो अर्जेंटीना दिया है, एक बोत्सवाना दिया है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दिया है, एक कजाकिस्तान दिया है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो पता होगी ना कि जो अफ्रीकन रीजन है वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स एंड बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, है ना। जो कजाकिस्तान वगैरह का रीजन है वो यूरेनियम वगैरह के लिए पॉपुलर, हमने एनसीईआरटीज में ये पढ़ा है। एंड अर्जेंटीना जो हमारा है वो लिथियम ट्रायंगल के लिए फेमस है ना, लिथियम ट्रायंगल के लिए फेमस है, कोबाल्ट के लिए नहीं है। लिथियम ट्रायंगल आप देखा होगा कि अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानबूझ के मिक्स कर दिया है ना। तो या तो बोत्सवाना होगा या द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो होगा, दो में से एक तो आप जा सकते हो इसमें, दो एकदम आसपास के अफ्रीकन कंट्रीज दिए हुए हैं, है ना। तो ऐसे में देर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि इन दोनों के बीच में ही सही होगा। आंसर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, क्योंकि आप देखो ना फेयरली बड़ा कंट्री है, बोत्सवाना उतना बड़ा नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ना फेयरली बड़ा कंट्री है। तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंड है, तो मिनरल के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा कि कोबाल्ट ज़्यादा मिलेगा। दिस इज़ अ लॉजिक विच यू कैन अप्लाई, है ना, क्योंकि डायरेक्टली तो करके प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन, ठीक है, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। मैप पे इंपॉर्टेंट रिवर है, कॉन्गो रिवर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कहाँ से जाता है, क्या बेसिन है, क्या है, नहीं है, दिस यू मस्ट नो। देखिए कौन सी रिवर को, अमेजोन रिवर, आपका कॉन्गो रिवर, है ना, आपका नाइल रिवर, है ना, नाइल रिवर का भी आपको देखना कि कैसे कैसे क्या होता है ना, कहाँ से निकलती है, कि कौन कौन से रिवर और जुड़ते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइल रिवर भी। ये तीन और देर इज़ अ रिवर इन मैकोंग, साउथ ईस्ट एशिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये 4 रिवर के बेसिन कहाँ से निकलता है, कौन कौन सी कंट्री से जाता है, इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद करके रखना है। आंसर कैमरून दिया हुआ है ना। वीना, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको मैप ये 4-5 इंपॉर्टेंट रिवर के पता होने ही चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको लीव करना था। पहला स्टेटमेंट है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, ठीक। दूसरा, बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ओके। थर्ड है, शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। इतना स्पेसिफिक है कि इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को गलत हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना होता है। ये क्या होते हैं, दीज आर जस्ट फॉर इंक्रीजिंग नेगेटिव मार्क्स, -0.67, 500 बच्चे बाहर, ठीक है, नो ट्रिक्स, इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो, एंड ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। दीज क्वेश्चन आर जस्ट फॉर इंक्रीजिंग नेगेटिव मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड छियांग में इन थाईलैंड वाया म्यांमार। तीसरा स्टेटमेंट, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। क्या है ये कुनमिंग इन वाराणसी से कुनमिंग, तो गलत स्टेटमेंट लग ही रहा है ना। और बाकी जो है बहुत स्पेसिफिक है। तो अनलेस अगर आपको ये क्वेश्चन को करना है, अनलेस आपको पता है कि ये चीज़ें करेक्ट है ही, तो ही आप सारे करेक्ट पे जाओ। अगर आपको गैस वर्क करना है तो आप गलत मानो, जिसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको गैस वर्क करना है तो बहुत स्पेसिफिक जहाँ जानकारी होती है ना, वो स्टेटमेंट्स गलत होने की प्रोबेबिलिटी हाइयर होती है इंस्टीड ऑफ सही होने की। तो अगर आपके क्वेश्चन ही अटैम्प्ट 40-45 हो रहे हैं और आपको गैस करना है कि ऐसे भी तो होना नहीं है, तो फिर आप ये गलत पे जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इट्स अ इजी क्वेश्चन। Consider the following statements. Statement 1, India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. This is a very easy statement, और हमें पता कोल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, कोविड में आपने देखा था कोल सप्लाईज
जब कम होने लगी थी तो कितना ज़्यादा न्यूज़ बन गया था। स्टेटमेंट सेकंड, यूरेनियम एनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना ज़्यादा एनरिचमेंट है ना, इतना ज़्यादा एनरिचमेंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ये तो वेपन ग्रेड में जा रहा है ना। और एटलीस्ट 60% है ना। ऐसे जो ये डेटा दिए हुए थे ना, डेटा दिए हुए जो स्टेटमेंट होते हैं, इनकी भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ना। कॉमन सेंस तो हमेशा अप्लाई होगा, ओनली वन कर दें, ओनली टू कर दें, कुछ भी कर दें, कॉमन सेंस विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन हाँ, फिक्स्ड ट्रिक्स जो मतलब चल के तुरंत क्वेश्चन आंसर अराइव हो जाता है, वैसा नहीं है इसमें। आपको कॉमन सेंस लगाने के बाद भी आपको एक बिट ऑफ रिस्क है अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये क्या है, बेसिक नॉलेज, आपको यही नहीं पता है तो फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी। सी था इसका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ईजी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मरूसीपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मरूसीपियल्स कौन होते हैं? आपने देखा होगा ना, उनके पाउच होते हैं, उनका जो यंग वन होता है वो उसी में डेवलप होता है ना। कंगारूज को आपने देखा होगा। अब ये आपको अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। दैट्स वाई द बेसिक नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में कहाँ दिखते हैं ऐसे एनिमल? नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये तो सही है। सेकेंड है, मैरूसीपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडरेटर्स। ठीक है, माउंटेन ग्रासलैंड हो, प्रेडरेटर ना हो, ये एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, स्वीपिंग जनरलाइजेशन है। ऐसे स्टेटमेंट एकदम गलत होने के चांसेस वेरी वेरी हाई होते हैं। कंगारूज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डिजर्टिक रीजन्स में भी आपको दिख जाएंगे, है ना, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स दिखते हैं। आपको देखो फॉरेस्ट फायर हुआ था तो देयर वर सो मेनी कंगारूज हु डाइड। तो ऐसा नहीं कि एकदम स्पेसिफिक इसी तरह की लोकेशन में दे विल बी फाउंड। तो ये कॉमन सेंस से भी आप ये देख लेते कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अब ना क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। स्पीसीज का डेटाबेस की बात कर रहे हैं। स्पीसीज का नाम सुनते कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन याद आता है? रेड डाटा बुक कौन निकालता है? स्पीसीज की क्लासिफिकेशन कौन करता है? कौन करता है? IUCN करता है ना। तो UNEP का ये सब काम नहीं है। एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के पास भी इतना ज़्यादा कोलेबरेटिव वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके पास बहुत सारे डेटा मिल जाएं। ये एक ऐसा IUCN ऑर्गेनाइजेशन है जिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इन्वायरमेंट। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपने क्विक रिवीजन मॉड्यूल में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने इन्वायरमेंट की बात की तो कहा था IUCN पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो करंट अफेयर ना एक्सप्रेस हिंदू से ही आते हैं। कोई ऐसे कंपाइलेशन ऐसे ही हवा में बना के 100 पेजेस ज़बरदस्ती बनाना, वैसे नहीं आते हैं। हिंदू से आएगा, एक्सप्रेस से आएगा, PIB से आएगा, है ना। कुछ कुछ डाउन टू अर्थ हैं जैसे मैगजीन से, योजना, ये सब चीज़ आता है तो फिर हम वहाँ से उठाते हैं जो रिकरिंग आ रहा है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉन्ट्रोवर्शियल है ना। जिसमें बोला कि कंसिडर दी फॉलोइंग फौना, लायन टेल्ड मैकू एंड मलाबार किवेट सांबर डियर। बोला कि कौन से नॉक्टर्नल हैं। नॉक्टर्नल मतलब ये होता है कि एक्टिव ज़्यादा रात को हो जाते हैं। तो देखिए, लायन टेल तो जो भी ये ऐसे जो एनिमल होते हैं उनका थोड़ा ह्यूमनली लाइक का बिहेवियर भी देखा जाता है ना। मालाबार कीवेट था नॉक्टर्नल, ऐसा आप अगर इन्वायरमेंट शंकर वगैरह पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। सांबर डियर के बारे में चीज़ें लग रही कि हाँ ये जो है अपना नॉक्टर्नल है कि नहीं है। अब ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो दो ऑप्शंस को सही मान रहे हैं ना, दो को, कि सांबर डियर भी हो गया एंड मालाबार कीवेट भी हो गया। यूपीएससी ने बोला नहीं, ठीक है, मालाबार कीवेट तो माना ही होगा उन्होंने, सांबर डियर गलत मान लिया। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये आंसर इनका। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food। अरे आपने अगर आप मधुमक्खी देखी होगी तो वो भन बनाते हुए एकदम ऐसे गोल 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 नाचते रहती है, डांस करते रहती है। आपने देखा होगा ना, एकदम ऐसे गोल 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 गोल। वो जो उसका अगर आपने हल्का उसको नोटिस किया होगा तो ये आंसर आप इजीली बता दोगे ना कि डांस करते हुए उसका, है ना। एंड बटरफ्लाइज को कब आपने ग्रुप में देखा है? देखा है कभी? अकेली रहती है। ठीक है, जब ड्रैगन फ्लाइज के बारे में आपको ज़्यादा पता भी नहीं होगा, है ना। एंड वास्प तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा, बट हनी बीज तो आपने देखा होगा दोलन करते हुए, डांस करते हुए, है ना। ये तो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। हिंदू के मार्च के में ये 2023 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठा लिया।
अब ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कुछ में साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, इंसेक्टाइडल प्रॉपर्टीज, है ना, बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब किसकी बस की है कि ये सब चीज़ें मशरूम में क्या क्या होती है किसी को बताओ। सम करके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, 90% यूपीएससी के इतिहास में ये सारे स्टेटमेंट सही हुए हैं। कुछ तो होंगे ही ना, कुछ तो होंगे ही, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी बिना गैसवर्क के होगा नहीं, तो सम जहाँ दिखे वो ज़्यादातर स्टेटमेंट सही होते हैं। तो ये ट्रिक थी, ऑल 4 था, ऐसे कोई नहीं बता सकता ये आंसर को। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी डिफिकल्ट है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल्स। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड, पहली चीज़ ये है। सेकंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, दूसरा स्टेटमेंट है। दे आर ओमनीवोरस, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है। अब हमने देखा होगा ना, गिलहरी को आपने देखा होगा पेड़ के ट्रंक में भी छेद बनाती है ना, ग्राउंड में भी होता है उनका, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी एक एनिमल की। तो ज़्यादातर आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो अनलेस यू नो, या कॉमन सेंस कुछ लग रहा है नहीं लग रहा है, या आपने ऑब्जर्व किया गिलहरी को कि कैसे वो पेड़ पे जाती है, फिर कहीं ट्रंक पे छेद करती है, ग्राउंड में बरो बनाती है, कहाँ पे क्या करती है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा जब तक क्लियर ना हो तब तक आप नहीं इसको सही कर सकते। मैंने तो एक सिंपल लॉजिक लगाया कि ठीक है, कुछ चीज़ें तो पेड़ के अंदर भी करते हैं, कुछ चीज़ें बरो ग्राउंड में करते हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं करते होंगे, तो एक मैंने उड़ा दिया, 1-2 सही था, ठीक है। तो एक ये कॉमन सेंसिकल अप्रोच है जो मैंने इसमें यूज़ किया था। फिर वो सम वाला आ गया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट इन pH बिलो 3। बिल्कुल 72 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो सकता है ये, बिल्कुल। तो तीनों के तीनों सही हैं, सम वाला ट्रिक यहाँ भी लगेगा, एंड सारे सही हैं। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ फूड। अब भाई डंडा हाथ में लेके ऐसी हरकतें वही कर सकता जो मनुष्य से क्लोज हो, ह्यूमन लाइक बिहेवियर हो जिसका। फिशिंग कैट का कैसे वो फिशिंग कैट ऐसे हाथ में डंडा लेके वहाँ से निकाल रही है स्टिक से, पॉसिबल नहीं। ऑटर भी नहीं कर सकता है, स्लॉथ बियर भी नहीं, स्लॉथ बियर तो स्लो ही इतना है, वो तो मूव करने में इतना दिक्कत में रहता है। औरंगुटान ये आराम से, आप कॉमन सेंस से आप देख सकते हो कि भाई ऐसी हरकतें औरंगुटान नहीं कर सकता है। कॉमन सेंस से ईजिली अवेलेबल, ईजिली सॉल्वेबल क्वेश्चन है। इसके लिए आप कितनी एनिमल्स के बारे में पढ़ो, कॉमन सेंस ही होगा। बहुत सारे प्रकृति में एनिमल है, सबका अपना बिहेवियर है। इट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 20, एरोसॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। देखिए, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, उन पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण करने की भी कोशिश की गई है ना वर्ल्ड वाइड, और लुब्रिकेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस उसमें यूज़ होना इज़ समथिंग विच इज़ जो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इसमें ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज़ होंगे तो इन्वायरमेंट के लिए हानि होगा। तो लुब्रिकेंट्स में तो यूज़ नहीं होता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। कुछ लोगों ने वो ऑल करेक्ट वाला सनसेट टेक्नोलॉजी इसमें लगा दिया, तो वो गलत हो गया। थोड़ा एक बार पढ़िए, एक बार एनालाइज करिए, है ना, और कॉमन सेंसिकली कनेक्ट करिए चीज़ों को। वर्ल्ड लेवल पे सोचिए कि हाँ, ये चीज़ें क्या हो सकती है, क्या क्या ये इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सारी चीज़ें आप सोचोगे ना, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, पेपर सॉल्व हो जाएंगे, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी, 15-20 मार्क्स ऊपर आ जाएंगे। कॉमन सेंस मत मरने दो अपना, कनेक्टिंग द डॉट्स करो, एनसीईआरटी रिवाइज करो, पीवाईक्यू थीम्स को पकड़ो, इसी से पेपर क्लियर होगा। सो टेक केयर, बेस्ट विश।